पराशर ने कांपते हुए हाथों से नूतन की चिता को मुखाग्नि दी तो पूरे वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। आग की लपेट धीरे धीरे बढ़ती गई और धुएं के बीच पराशर की आंखों से बहते आंसू वो उसकी भी पीड़ा बयान कर रहे थे। हर लपट उसे उन पलों की याद दिला रही थी जब नूतन उसके सामने थी, जब उसने उसे अनगिनत बार कहा था कि वह उससे दुनिया से ज़्यादा प्रेम करता है, लेकिन नूतन कभी उसकी भावनाओं को पूरी तरह समझ नहीं पाई। पराशर ने अपनी पूरी ज़िंदगी किसी और के बारे में नहीं सोचा, दूसरी शादी का ख्याल तक उसके मन में नहीं आया। आज जब वह उसे सच्चा साथी मान चुका था, तब नियति ने उसे छीन लिया। वह अकेला खड़ा धधकती चिता को देख रहा था और सोच रहा था कि आखिर उसका यह जीवन अब किस ओर जाएगा। वहीं सारे क्रियाकलाप पूरे करने के बाद पराशर ने भारी मन से अंतिम संस्कार की रस्म निभाई और वहां लौटने की बात कही। इधर परिवार में माहौल बिल्कुल अलग था। ऋषि ने अचानक कह दिया कि जिस जिम्मेदारी को उठाने से हम लोग हमेशा बचते आए उसके पीछे एक बड़ा कारण है और अभी वह उसे सामने प्रकट नहीं कर सकता। उसने बस इतना कहा कि धीरे धीरे समय आने पर सब सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। उसकी माँ बार बार उसे टोकती रही कि बेटा तू क्यों ऐसी उलझी सी बातें कर रहा है, तेरा दिमाग तो ठीक है, आजकल तू अजीब व्यवहार करने लगा है, जैसे सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो गई हो। मुखिया जी ने बीच बचाव किया और उसे संभालते हुए उसकी माँ को समझाया कि बच्चे की बात को ध्यान से सुनना चाहिए। जब मामला और बढ़ा तो मुखिया जी ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर वह लड़की इस घर में रहना चाहती है तो उसे रहने दिया जाए। ऋषि की माँ ने अड़ जाते हुए कहा कि अगर लड़की रहेगी तो नौकरानी बनकर ही रह पाएगी, मगर मुखिया जी ने दृढ़ स्वर में कहा कि वह परिवार की सदस्य बनकर रहेगी, नौकरानी नहीं। इसी बीच ऋषि के मोबाइल पर कॉल आता है और उसे यह खबर मिलती है कि नूतन अब इस दुनिया में नहीं रहेगी। सुनकर उसका दिल बैठ गया और पूरे घर का माहौल और भी भारी हो गया। कुछ ही देर में यह बात फूल तक पहुंच जाती है। जब फूल को पता चलता है कि उसकी माँ नहीं रही तो वह फूट फूट कर रोती है और गुस्से में ऋषि को ही दोषी ठहराती है। ऋषि अंदर ही टूट जाता है और वह क्या करता उसने तो सिर्फ वही किया जो हालात ने उसे करवाया। नूतन की आखिरी इच्छा थी कि फूल का ख्याल रखा जाए और यही वजह थी कि ऋषि अब पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो गया। घर का हर सदस्य अलग अलग राय देने लगा, लेकिन माहौल तनाव से भर चुका था। अनिरुद्ध ने सवाल किया कि आखिर यह जिम्मेदारी की ऋषि क्यों ले। उसने कहा कि अगर यह बच्ची सच में उनकी बेटी है तो जिम्मेदारी भी उन्हें ही उठानी चाहिए। ऋषि ने जवाब दिया कि अगर पहले ही उसे सम्मान और अधिकार दे दिया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। उसने कड़वे शब्दों में कहा कि मजबूरी में ही सही आप सबको ये मानना ही पड़ेगा कि फूल आपकी बेटी है। तभी अनिरुद्ध के हाथों से एक चिट्ठी छीन ली जाती है। ऋषि छीन लेता है और कहता है कि जब आप उसे अपनाने से इनकार कर रहे हैं तो ये चिट्ठी आपके किस काम की है। यह देखकर अनिरुद्ध के दिल में डर बैठ जाता है कि कहीं ऋषि इस चिट्ठी का गलत इस्तेमाल न कर ले। अमृता और अनिरुद्ध दोनों ही शक से भर गए कि अब ऋषि कोई बड़ा कदम उठा सकता है। दूसरी ओर पराशर नूतन की आखिरी घड़ियों को याद करता है। नूतन ने कांपती आवाज़ में उससे कहा था कि वह उससे सच्चा प्रेम करती है, लेकिन वह उसका पति नहीं है। उसने उसे यह भी समझाया कि उसकी मौत के बाद वह किसी अच्छी लड़की से शादी कर ले, क्योंकि उसने जीवन भर उसे दुख और तकलीफ ही दी है। पराशर ने आंसुओं के बीच उससे कहा कि उसका सुख तो सिर्फ नूतन की मुस्कान में ही है। उसने किसी और के बारे में कभी सोचा ही नहीं। नूतन ने आखिरी सांस तक यही कहा कि उसने पराशर को पत्नी का दर्जा भले न दिया हो, लेकिन उसे अच्छे इंसान के रूप में हमेशा याद रखेगी। यही बातें बार बार पराशर के कानों में गूंज रही थी और उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। ऋषि की जिंदगी भी आसान नहीं थी। वह बार बार परिवार वालों से कह रहा था कि फूल को घर से निकालना सही नहीं होगा। उसकी माँ बीमार है, पिता दूर है, ऐसे में वह कहाँ जाएगी। घर के बाकी सदस्य फूल का नाम सुनते ही गुस्से से भर उठते। वे कहते हैं कि लड़की अगर एक दिन भी यहाँ रही तो समस्या बढ़ जाएगी और उसे गांव भेज देना चाहिए। मगर ऋषि ने साफ कहा कि जब तक वह ठीक नहीं हो जाती उसे घर से भेजना गलत होगा। इस पूरे घटनाक्रम ने घर में जैसे तूफान ला दिया और एक नूतन की मौत का दुख था और दूसरी तरफ फूल का भविष्य। पराशर अपने प्यार को खोकर अंदर से खाली हो गया था और ऋषि एक ऐसे बोझ के तले दब गया था जिसे उसने खुद पर लिया, क्योंकि वह जानता था कि सही यही है। अनिरुद्ध और परिवार के बाकी लोग अभी भी अपने अहंकार और डर में उलझे थे। ऋषि
चिट्ठी ऋषि के हाथ लग चुकी थी और यह किसी समय परिवार के लिए बड़ा बवंडर खड़ा कर सकती थी। नूतन का वादा, पराशर का दर्द और ऋषि का संघर्ष तीनों मिलकर इस कहानी को एक नए मोड़ की ओर ले जा रहे थे, जहां हर किसी का असली चेहरा और असली इरादा धीरे धीरे सामने आने वाला था। ऋषि जब घर के बीचों बीच खड़ा होकर ये कहता है कि अगर फूल की माँ की तबीयत खराब हो रही तो और फूल इसी घर में रहेगी, तब पूरे परिवार में हलचल मच जाती है। मुखिया जी उसके शब्द सुनकर भावुक हो जाते हैं और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आती है। उन्हें यह महसूस होता है कि ऋषि अब सच में जिम्मेदारी को समझ रहा है। यही सोचकर उसका मन गर्व से भर उठता है, लेकिन घर के बाकी सदस्य इस फैसले को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। ऋषि की माँ गुस्से में कहती है कि अगर वह लड़की यहाँ आएगी तो हम इस घर में नहीं रहेंगे, हम कहीं और चले जाएंगे। परिवार का माहौल बार बार उलझन में घिरता है। मुखिया जी हर बार ऋषि का समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ पराशर लगातार आंसुओं में डूबा रहता है। नूतन की बातें उसे इस तरह चुभ रही थी जैसे ये कोई नुकीला कांटा उसकी आत्मा को घायल कर रहा हो। नूतन ने अपनी आखिरी सांसों में उससे विनती की थी कि वह उसकी बेटी को डॉक्टर बनाए, क्योंकि यही उसका सपना था। नूतन कहती है कि अगर फूल डॉक्टर बनेगी तो गांव के लोगों की सेवा कर पाएगी और ये उसकी सबसे बड़ी इच्छा होगी। पराशर ने उसे बार बार समझाया कि जब तक तुम जीवित रहोगी तब तक मैं तुम्हें बनाऊंगा, लेकिन तुम रहोगी तभी तो अपने सपनों को पूरा देख पाओगी। नूतन ने उससे वादा करने की गुजारिश की कि वह उसकी बेटी का भविष्य बनाएगा, लेकिन पराशर की हालत ऐसी थी कि वह उस वक्त कोई ठोस वादा नहीं कर सका। उसका गला भर आया और उसने सिर्फ दिलासा देने वाली बात की। घर में इस बीच ऋषि ने यह साफ कह दिया कि अगर फूल ठीक हो जाएगी तो वह इसी घर में रहेगी, क्योंकि उसने उससे वादा किया है कि बाकी लोग नाराज हो गए और सवाल करने लगे कि आखिर वह किस हक से यहाँ रहेगी। ऋषि ने दृढ़ता से जवाब दिया कि हमने वादा किया है तो जिम्मेदारी भी हम ही निभाएंगे। मुखिया जी ने भी उसका समर्थन किया और कहा कि किसी को इससे समस्या क्यों होनी चाहिए, लेकिन परिवार वाले मानने को तैयार नहीं थे। नूतन की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। पराशर उसके पास बैठकर उससे अपने मन की बातें कह रहा था। उसे साफ कहा कि वह कब से उसकी शादी करना चाहता, लेकिन नूतन ने हमेशा अपने अतीत को थामे रखा। पराशर रोते हुए कहता है कि उसने जिंदगी भर किसी और के बारे में नहीं सोचा, लेकिन अब नूतन की हालत इतनी खराब है तब भी उसने उसे अपने दिल में जगह दी है। पराशर की आंखों में आंसू लगातार बहते रहे। नूतन उसे देखती रही। गाँव वाले भी यह दृश्य देखकर रोने लगे। उसे अफसोस हुआ कि उन्होंने नूतन की बीमारी को सामान्य समझ लिया और समय रहते सही इलाज नहीं कराया। इधर ऋषि और अनिरुद्ध के बीच एक खास बातचीत हो रही थी। अनिरुद्ध ने ऋषि से सवाल किया कि आखिर वह अदिति को नजरअंदाज क्यों कर रहा है। ऋषि ने पहले तो और टालने की कोशिश की, फिर उसने अनिरुद्ध को एक चिट्ठी थमा दी। उसने कहा कि आप जितने सवाल कर रहे हैं उन्हें जवाब इस चिट्ठी में है। उनके जवाब इस चिट्ठी में है। अनिरुद्ध ने चौंक कर देखा, लेकिन ऋषि ने आग्रह किया कि इसे पढ़ लीजिए, शायद इससे आपके मन के सारे सवाल खत्म हो जाए। अनिरुद्ध ने चिट्ठी हाथ में ली और जैसे ही उसे खोला उनकी आंखों में आंसू निकल पड़े। यह नूतन की लिखी चिट्ठी थी जिससे पुराने सारे पल उनकी आंखों के सामने ताज़ा कर दिए। अनिरुद्ध को याद आने लगा कि उनकी पहली मुलाकात कैसी हुई थी, जब नूतन ने उससे रूठ कर बातें की थी, तो जब वह उसके डांस को चोरी छिपे देखता था और जब उसने उसे गुलाब देने की कोशिश की थी। हर पल उसकी आंखों के सामने फिल्म की तरह चलने लगा। नूतन की लिखावट में छुपी भावना इतनी गहरी थी कि अनिरुद्ध की आत्मा कांप उठी। उसने महसूस किया कि उसने ज़िंदगी में कितनी गलतियाँ की और कितने बार अनकही रह गई। दूसरी ओर अदिति का मन भी बेचैन था। वह ऋषि से बार बार नाराज़ होती और कहती कि उनकी शादी की बातें अब बीमारी लग रही है। फूल ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह फिजूल में टेंशन ले रही है और जैसे ही वह ठीक हो जाएगी गांव लौट जाएगी, फिर कभी उनकी ज़िंदगी में हस्तक्षेप नहीं करेगी। अदिति के दिल को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो पाई। अनिरुद्ध ने अदिति से कहा वह कॉलेज चली जाए ताकि वह और इसी अकेले में कुछ ज़रूरी बातें कर सके। अदिति चली गई, मगर उसके मन में शक बना रहा।
इधर पुतुल ने फूल को समझाया कि अब उसे गांव नहीं जाना है बल्कि यहीं रहकर पढ़ाई करनी है। उसने कहा कि अब तुम्हारा भविष्य इस शहर में ही बनेगा। फूल के मन में एक सवाल उठे लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ नूतन की सांसें धीरे धीरे थमने लगी। उसने पराशर को देखते हुए आखिरी बार कहा कि वह हमेशा उसके साथ रहना चाहती थी लेकिन किस्मत ने उसे ये मौका नहीं दिया। पराशर उसके सामने वादे करता रहा लेकिन दिल से जानता था कि उसकी प्रार्थनाएं अब बेअसर हो चुकी है। जब अनिरुद्ध ने नूतन की चिट्ठी पूरी तरह पढ़ ली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें लिखे हर शब्द ने उसके दिल को चीर दिया। उसे नूतन के साथ बिताए हर लम्हे याद आने लगे और यह एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते को खो दिया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई और दिल पछतावे से बोझिल हो उठा। अब यह साफ हो चुका था कि नूतन का अतीत और उसके सपने एक एक कर सबके सामने आने वाले हैं और इसके साथ ही परिवार की सच्चाई का भी धीरे धीरे उठने लगेगा।